नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी इस वक्त देहरादून में हूँ और यूसीसी का मामला यहाँ पे तूल पकड़े हुए है। तो यहाँ पे ये आकिब भाई हैं, इनका जो संस्थान है ये कोर्ट में गया है। इन्होंने यूसीसी को चैलेंज किया है। आपके चैलेंज का आधार क्या है, क्या क्या आपत्ति है आपको? आधार हमारे बहुत चीज़ है। सबसे पहले तो लिव इन रिलेशनशिप से एक सभ्य समाज में ये चीज़ें लागू नहीं होनी चाहिए। हमारा कहना यह है कि धामी जी अगर ऐसी चीज़ विदेश नीति के तर्ज पे लागू करना चाहते हैं तो विकास नीति अपनाइए उनकी, ना कि ऐसे ऐसे तर्ज जो सभ्य समाज में नहीं चल सकते। और उसके अलावा जो हमारी शरीयत में मुदाखलत है सीधी जैसे हमारा निकाह है, इद्दत है, तलाक है, ये अब सरकारें थोड़ी तय करेंगी। ये तो हमारा अपना फैसला है ना कि हमें क्या करना है। और जो चीज़ आप अगर इतना ध्यान देना है तो हमारे बहुत युवा हैं जो अभी नौकरियों से खाली हैं, मुसलमानों की, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बहुत ऐसी हमारी महिलाएं हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। खाली शरीयत के नाम पे टारगेट करना ये ठीक नहीं है। खाली अपनी कुर्सी को बचाने की वजह से ऐसी ऐसी राजनीति करना, मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। विकास कार्यों पे राजनीति होनी चाहिए। जब देश आगे बढ़ सकता है। शरीयत में क्या कैसे आप मानते हैं दखलंदाजी है? वो ये तो नहीं कह रहे कि जो महिला इद्दत करना चाहती है वो नहीं कह रहे कि मत करो। वो ये नहीं कह रहे कि आप रजिस्ट्रेशन जाके कराना है तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो इसमें दिक्कत क्या है? कहाँ दिक्कत है? रजिस्ट्रेशन मना नहीं कर रहे हैं ना। वो ये उनकी जो दलील है, उनकी दलील ये है कि किसी से आप फोर्सफुली मत कराइए। और फिर जब आप शरीयत कहते हैं, आप एक चीज़ बताइए, फोर्सफुली कौन करता है? फोर्सफुली कोई ये चीज़ें होती हैं? फोर्सफुली अगर कुछ हुआ है फोर्सफुली तो बताइए, या कोई धामी जी के पास ऐसी शिकायत गई है तो हमें भी पता चले कि फोर्सफुली किसी ने ज़बरदस्ती किसी के साथ इद्दत कराई हो। ये अंदरूनी मसले हैं, ये जग जाहिरी मसले नहीं है। कोई इन्हें फोर्सफुली ना तो करा सकता, ना ही कोई कर सकता है। ये तो हमारी शरीयत ने, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, उन्हें राइट दिए हैं। और ये 1400 साल पहले ऐसी चीज़ें दे चुके हैं कि शायद मैं नहीं मानता कि उससे अच्छी कोई जो हमारी शरीयत ने दे दिया है कानून, उससे अच्छा कोई कानून दे सके। ये तो जबरदस्ती अपनी कुर्सी बचाने की वजह से राजनीति करनी है। आप सुनिए, तो शरीयत ने दे दिया वो ठीक है। अभी ये एक देश में रहते हैं ना। हाँ। ये कह रहे हैं जो शरीयत में हम मना थोड़ी कर रहे हैं, आपको इद्दत करनी है इद्दत करिए, जो भी करना है करिए, लेकिन भाई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर में आइए। हमने आपके लिए एक लाइन ड्रॉ की है, किससे पीछे नहीं जाएंगे आप, यही तो कह रहे हैं वो। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर में आना और ना आना ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। हम कोर्ट चले गए हैं, 1 अप्रैल तारीख लगी है। हाँ। तो 1 अप्रैल को कोर्ट डिसाइड करेगा कि अब हमें अंडर में रहना है या नहीं रहना है। हाँ। आप बताइए भाई, वक्फ पे आपको ठीक है। सद्दाम भाई आप बताइए, ये क्या दिक्कत है? यूसीसी को लेके दिक्कत क्या है? मामला तो कोर्ट में आप ले गए, लेकिन दिक्कत क्या है? जैसे मैंने कहा, मैंने और भी मुस्लिम समाज के लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि यूसीसी ये थोड़ी डिफाइन कर रही है कि आपको नहीं करना है। भाई ये उसके लिए है जो जिसे फोर्स किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करना चाहेंगे कि इस्लाम में कोई भी चीज़ फोर्सफुली नहीं की गई है। इस्लाम ने सबको बहुत अच्छी सहूलियत दी है कि आप अपनी मर्ज़ी से, जो इस्लाम के एक लॉ है, जो एक बाउंड्री दे दी, आप जो भी करना चाहें अपनी मर्ज़ी से करेंगे, फोर्सफुली कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं बताऊं, एक हमारे यहाँ पर मुस्लिम लॉ एक एक्ट है, हमारा मुस्लिम पर्सनल एक्ट था, 1937 में वो इस्टेब्लिश हुआ, वो बना। उसने हमको बताया कि जो हमारी शरीयत है वो उस शरीयत को मेंटेन करने के लिए जो मुसलमानों के पर्सनल राइट्स हैं, आप उनको किस तरीके से फॉलो करेंगे। हमारे यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मैरिज की। निकाह अगर मुसलमान करना चाहे, हमारे यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताऊँ कि जो शादी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है दो इंडिविजुअल के बीच का। अब अगर वहीं आप दूसरे धर्मों में देखें, बहुत सारे तलाक के ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में 10-20 साल चलते हैं। अब किसी लड़की का 10-20 साल कोई मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट से उसको तलाक लेनी है, गोया कि 10-20 साल में उस लड़की की जो शादी की उम्र थी वो भी खत्म हो गई, वो लड़की कहीं दूसरी जगह भी शादी नहीं कर पाई, और जो उसके बच्चे थे उनको भी अच्छा पालन पोषण नहीं मिला, बाप का प्यार नहीं मिला। नहीं तो ऐसा कहा है कोर्ट में जाके, जब आप ये सर्टिफिकेट लगाते हैं दैट यू वांट टू रीमैरी, कोर्ट कंसीडर्स इट ऑन एक्सपीडिशियस बेसिस। ये किसने कहा? मैम, देयर आर मैनी केसेस पेंडिंग स्टिल इन द कोर्ट। नहीं, केसेस पेंडिंग जुडिशरी पे, केसेस पेंडिंग वो अलग चीज है, लेकिन हर लिटिगेशन आप सुनिए ना सर, हर लिटिगेशन अलग है। अगर तलाक के भी केसेस हैं तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ केसेस हैं भाई। उसमें ऐसा थोड़ी है कि सबके केसेस 10 ही साल चल रहे हैं। कितने लोगों को डिवोर्स 6 महीने में मिल रहा है। मैम,
सबसे पहले मैंने कहा कि इस्लाम का अपना एक लॉ है, जिसको हमने कहा कि शरीयत में का एक अपना कानून है, जिसको सेफ गार्ड दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29। ये हमको बोलता है कि हम अपने रिलीजन और जो हमारे उसके अपने वो है रिचुअल्स, हम उसको फॉलो करें। लेकिन आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी देता है। मैम इक्वालिटी है कहाँ? अगर आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, महिलाओं के राइट्स का क्या है? अब कौन से राइट्स है महिलाओं के, आप बताइए। भाई महिलाओं को ये राइट होना चाहिए ना, वो क्या करना चाहती है इद्दत के साथ, उसको प्रॉपर्टी में राइट मिले, क्या दिक्कत है उसमें? इक्वल राइट अगर है तो क्या दिक्कत है उसमें? मैडम शरीयत ने ऑलरेडी 1/3 राइट महिला को दिया हुआ है। बट दैट डजंट से कि वो मैक्सिमम है। शरीयत में ये कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ इतना ही मिलेगा। वो एक लाइन की गई कि इसके पीछे नहीं जाएंगे, आगे जाने से नहीं रोका ना। अब मेरी प्रॉपर्टी पर जो शरीयत ने मुझको राइट दिया है, जितना मुझको अपने बच्चों को देना है, उसमें मेरे पास कुछ लड़के हैं, मेरी लड़की भी है, क्या अब ये गवर्नमेंट मुझको फोर्स करने का काम नहीं कर रही? मैं क्या कह रही हूँ, राइट टू, देखिए आपने मुझसे शरीयत की बात की, मैं ये जो बातें आपसे कर रही हूँ ना, ये जो आप ही जैसे मुसलमान हैं, ये उन्हीं की दलीलें मैं आपके सामने रख रही हूँ, ठीक है? उन्होंने है कहाँ मैम? नहीं, आप ये बताइए मुझे कि शरीयत की आप बात करें कि भाई इतना राइट देना है लड़की को, उसमें जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं, जो लोग आपसे ये कहते हैं बस इतना ही राइट देना, उनसे कहिए वो लाइन डिस्क्राइब कर दें जो ये कहती है बस इतना ही देना है। ये आप डिस्क्राइब कर सकते हैं तो करिए मुझे। नहीं मैडम, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ ये बताऊं कि शरीयत ने बेटी के, लड़की के हुकूक बचपन से लेकर मरने तक रखे हैं। जब किसी के यहाँ पर बच्ची होगी, जब से लेकर और जब तक वो आगे वो ब्याही जाएगी, और उससे लेकर सद्दाम भाई, ये मैं हुकूक की बात सब करते हैं, हुकूक की बात सब करते हैं। ये देश 76 साल से चल रहा है, आज भी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। सर मैं तो ये जानती हूँ, क्यों कौन से ट्रिपल तलाक बैन कराया? ट्रिपल तलाक पे जब बैन हुआ कितना हंगामा हुआ। आप तो आज भी लोगों से मुझे, बिल्कुल सही हुआ, ठीक है? क्या है? अभी अगर यूसीसी लाकर विमेन को इक्वल राइट्स गारंटी करने की बात की जा रही तो दिक्कत क्या है? ये थोड़ी कह रही है सरकार कि आपको जो नहीं करना चाहता। अगर सबसे पहले अभी आपने 1937, अभी सुनिए, आपने 1937 के मुस्लिम एक्ट की बात की है, ठीक है? देश आजाद हुआ 47 में, देश का कॉन्स्टिट्यूशन आया 50 में। तो फिर आप जब राइट टू इक्वल, आपने अभी मुझसे माइनॉरिटीज के राइट्स की बात की, 24 से बात की ना, आर्टिकल 25 से 28 तक, आर्टिकल 28 तक, उससे कहीं पहले आता है आर्टिकल 14। और कोई भी राइट ऐसा तो है नहीं कि एब्सोल्यूट राइट है। मेरा राइट बोलने का एब्सोल्यूट नहीं है। जिस मिनट में आपके साथ बदतमीजी करने लगूंगी या लाइन क्रॉस करूंगी, वो राइट खत्म हो गया, कोई भी आके उसे डिफेंड नहीं कर सकता। तो ये सारे राइट्स विद इन सर्टेन पैरामीटर्स हैं और एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले नजीब की माँ को राइट मिलना चाहिए, जिसका लड़का आज से कई साल पहले एक यूनिवर्सिटी से लापता हुआ, स्टिल नहीं, अब आप मेरे साथ यूसीसी पे बात कर रहे हैं, आप मुझसे यूसीसी पे बात कीजिए। की बात हो रही है। नहीं, आप मेरे से यूसीसी पे नहीं सर, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। मैं ब्रॉडली यूसीसी पर आइए, यूसीसी पे आइए, राइट टू इक्वालिटी की बात मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ। आप मुझे बताइए ना, राइट टू इक्वालिटी पे आइए, उस पे जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल आपके यूसीसी पे, मैं बिल्कुल यूसीसी पे ही स्टिक हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप जब राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो मुसलमानों के लिए राइट टू इक्वालिटी है कहाँ? आप गए हैं कोर्ट, चैलेंज किया आपने? बिल्कुल गए। आप गए ना, आप गए ना, तो कोर्ट डिसाइड करेगा, तो कोर्ट डिसाइड करेगा। नहीं सर, ये खड़े होके मुझे ये के लिए हम लोग वेटिंग में हैं और हमको कोर्ट से उम्मीद है, इसलिए हम कोर्ट गए। ठीक है सर, यूसीसी अब आया, आप कोर्ट चले गए, बिल्कुल गए हैं। मूड की क्या बात है? आप आया यूसीसी तो आप गए। चलिए बताइए, वक्फ में अमेंडमेंट की बात हो रही है, ठीक है गलत है? वक्फ बोर्ड अपना काम कर रहा है। मैडम, वक्फ के लिए सबसे पहले समझने की बात यह है कि अगर किसी चीज़ को आपने एक बार वक्फ किया, उस पर अधिकार किसका होगा? हमने हमारे यहाँ पर जो बोर्ड बना था, वक्फ बोर्ड, हमने जो चीज़ दे दी वो अल्लाह के नाम पर दे दी, और जो वो चीज़ हमने जो वक्फ कर दी है, उस पर जो अधिकार होगा वो जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं या फिर जो फिर माइनॉरिटी के, क्योंकि वो मुसलमानों का अपना एक वो पर्सनल है उनका अपना वक्फ बोर्ड। लेकिन अब अगर वक्फ में कुछ ऐसा अमेंडमेंट हो जाए कि बाहरी नहीं, एक सेकेंड, छोटा सा मेरा सवाल है। मुझे एक आप ही जैसे भाई ने कहा था, वो मुझसे पूछ रहे थे कि उनसे ये पूछिए कि कहाँ लिखा है वक्फ गरीब के लिए है। वक्फ ये नहीं लिखा है कि मुसलमान का ही उसमें सिर्फ राइट है। उन्होंने कहा जो गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, जो अपने आप में कुछ करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए वक्फ होता है। जिसकी बात मोहम्मद साहब ने की, जो पैगंबर साहब ने की, वो गरीब कुचले दबे हुए लोगों के लिए बात की। तो पहली बात,
तो ये कहना कि सिर्फ मुसलमान के लिए वक्फ है, उस पे आप कैसे रिएक्ट मैडम, करेंगे? हमारे हिंदुस्तान में क्रिश्चियंस के लिए जो अपना चर्च है, चर्च की अपनी प्रॉपर्टियां हैं, अपनी प्रॉपर्टीज हैं, गुरुद्वारे हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हाँ। है। तो माइनॉरिटी को सेफ करने के लिए, उनके एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए और आने वाले उनके ताकि उनका भविष्य अच्छा हो, उसके लिए वक्फ बोर्ड है। तो वक्फ बोर्ड की जो काम कर रहा है वक्फ बोर्ड अपना? देखिए, ये तो जो वो लोग इसका अच्छा सवाल का जवाब दे पाएंगे जो लोग वक्फ बोर्ड में हैं। नहीं, आप खड़े हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं उसे, मैं इसलिए मैं अभी तो क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड का पार्ट नहीं हूँ, ना ही मैं उसका चेयरमैन हूँ। भाई आप वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग तो देखते होंगे ना, आपको लगता है वो अपना काम कर रहे हैं? ठीक से अगर बातचीत की जाए तो शायद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी नहीं कर रहे हैं काम। तो मैडम, अरे आप प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, आप वक्फ बोर्ड की बात करिए ना, वक्फ बोर्ड की बात करिए। जब प्रधानमंत्री अपना काम नहीं करेगा तो चेंज कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री। काम कितना सक्षम है वो काम करने में, या फंक्शनली वो अपना काम। अच्छा ये बताइए, मुसलमानों को उस वक्फ बोर्ड से अभी तक कितने गरीब मुसलमानों का भला हुआ है, बताइए मुझे। अभी 10 लाख एकड़ जमीन की बात होती है ना वक्फ के नाम पे, नंबर 2 है, नंबर 3 है मिलिट्री और रेलवेज के बाद उनके पास है। नंबर 1 में था। नहीं सुनिए, अरे मैं जो कह रही हूँ आप वो सुनिए, मिलिट्री और रेलवेज के बाद कितने गरीब बच्चों की मदद हुई है, और मुसलमान आज गरीब क्यों हैं, बताइए। मैडम, होनी चाहिए गरीबों की मदद, इसके लिए हम बिल्कुल भी पीछे नहीं है। शायद फंक्शनली मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रही हूँ, मैं आप पे नहीं कह रही हूँ। मैं भी वक्फ बोर्ड की ही बात कर रहा हूँ। शायद फंक्शनली वो काम सही ना कर पाए हों, लेकिन हमने हमेशा से एक चीज देखी कि वक्फ बोर्ड में जिसकी भी सरकार रही, सरकार का कहीं ना कहीं उसमें इंटरफेयर ठीक ठाक रहा है, जो गरीब लोगों का उसका फायदा नहीं पहुंच पाया। नहीं तो सरकार कैसे इंटरफेयर करती है, एक मुस्लिम लीड करता है ना उसे। मैडम, करता तो है, लेकिन नुमाइंदे भी तो उन्हीं के होंगे ना जिसके। तो पैसा कहाँ जाता है, बताइए आप मुझे। मैडम, पैसा तो कहाँ पर जा रहा है? ये जो वक्फ की कमाई है, कमाई तो क्या है, जो पैसा है वो कहाँ जाता है? ये जो वक्फ बोर्ड की लूट हुई है, ये लूट सबसे पहले आपने माना कि लूट हुई है ना। मैडम, बिल्कुल हुई है। हम और गरीब तक फायदा नहीं पहुंचा ना। सुनिए, वक्फ बोर्ड में खजांची बाग का हमारे यहाँ पर, मैं आपको यहीं का एग्जांपल दूंगा, देहरादून का बाहर नहीं जाऊंगा, पूरा का पूरा एक कब्रिस्तान है जो कि लगभग 100 बीघा से भी ज्यादा है, यही हमारे देहरादून में, जिस पर माननीय हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दिया कि आप इसको खाली करवाइए। लेकिन आज तक वाला भी वो जो कब्रिस्तान है, पुलिस आज तक भी उसको खाली नहीं करवा पाई, दबा रखी है, चाहे उसमें मार्केट बनी है या कुछ। उनसे वापस लेकर आनी चाहिए वक्फ बोर्ड को, और उसमें अच्छे हॉस्पिटल्स बनने। सरकार यही तो कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं, अकाउंटेबल बना रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कितनी प्रॉपर्टी है। तो उसमें लोग होंगे, उसमें कितने मेंबर होंगे? सर आप ये तो बताइए, अभी जो आप सरकारी, अभी खुद ही आप कह रहे हैं सरकारें उसको कंट्रोल कर रही हैं, अगर उसमें और ज्यादा मेंबर्स आएंगे तो सरकारें कंट्रोल करेंगे उसको, या फिर जो मनमानी है उसको कंट्रोल करेंगे? जितनी संपत्ति वक्फ बोर्ड की ऑलरेडी लोगों ने दबा रखी है, पहले सरकार उसको अच्छा चलिए मैं सर से पूछ लेती हूँ। चलिए जी, आप यूसीसी और वक्फ पे क्या कहेंगे? आपको लगता है टारगेट हो रहा है मुसलमान? बिल्कुल जी, लगता है कैसे टारगेट हो रहा है। कैसे? यूसीसी में आप ले लीजिए कि जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे, आप कह रहे हैं कि हमने कानून का पालन नहीं किया है। 1947 के बाद भीमराव अंबेडकर जी ने जो एक ये हमारे लिए कानून बनाए थे, उसमें हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के भी कानून थे, उसी के तहत आज तक चलना पड़ रहा है। 70 साल हो गए। 70 साल में क्या अब सरकार को होश आई कि इनके रिलीजन में इंटरफियर किया जाए? आज से पहले रिलीजन में इंटरफेरेंस कैसे है सर? एक देश एक विधान एक कानून होगा ना सर। एक देश एक कानून तो है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन एक देश एक कानून के तहत हमें तो अलग से देखा जा रहा है ना मैम। कैसे? हिंदू नहीं है उसमें? हिंदू नहीं है उसमें क्रिश्चियन नहीं है, किया जा रहा है। कैसे? टारगेट करने का तरीका यही है क्या कि स्पेशल की छेड़खानी की जाए। क्या छेड़खानी? इनका वक्फ बोर्ड है या इनके पर्सनल लॉ है, उन्हें वक्फ बोर्ड काम कर रहा है अपना? वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। कैसे? कितने गरीब बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर हो गई, और कितना गरीब लोगों के लिए मकान बन गए, कितने गरीब लोगों वो तो डिटेल मैन उन्हीं के पास होगी ना। नहीं, आप ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, तो आपने कुछ देखा सुना होगा? देखा सुना भी है, और तो बताइए ना, दो चार एग्जांपल बता दीजिए कि 1500 बच्चों की पढ़ाई, वो बच्चे पहुंच गए किसी ऊंची पोस्ट पे, भला कर रहे हैं। उनके पास होगी, हमारे पास तो कुछ डिटेल नहीं है। यही मैं आपसे कह रही, जो डिटेल नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अपना काम कर रहा है? डिटेल तो उनसे लेनी पड़ेगी हमें, क्या है कर रहे हैं। आपको अजीब नहीं लगता? 10 लाख एकड़ जमीन है एक बोर्ड के पास, ठीक है,
और उसका जो लोग हैं उसके उस समुदाय के वो गरीब है। आपको अजीब नहीं लगता सुन के? नहीं लगता अजीब कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जिसके पास है, उस प्रॉपर्टी से कमाई होनी चाहिए ना, पैसा आना चाहिए ना उस प्रॉपर्टी से। कहाँ जाता है? उसे वक्फ बोर्ड को देने वाले कौन है मैम? मुसलमान ही तो है वक्फ बोर्ड में जो उनकी प्रॉपर्टी है। तो आप ये वो बताइए गरीब कहाँ से हुए? तो और बनी किसके लिए है वो? मुसलमान के लिए। तो उसमें एक मुसलमान अलग के लिए? तबका है जो गरीब जो तबका गरीब है, मुसलमान है जो उसके लिए गरीब बना। तबका है उसके लिए बनी गरीब है ना। मुसलमान के लिए बनी। देने तो वाली कितना फायदा हुआ? देने वाली मैडम मुसलमान ही है ना उसे। अरे तो मुसलमान देगा तो मतलब क्या 4 लोगों को रिच करेगा, और बाकी जो गरीब मुसलमान है जिसके लिए दान जा रहा है उसको नहीं? उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं कहाँ हो मैडम। रहा वो है? पॉलिसी उनके पास है, कैसे कर रहे हैं, क्या कहाँ कर जा रहे रहे हैं। हैं? बस आप हमें तो डिपेंड इतना ही कर रहे पता हैं है। क्या भाई टारगेट। अब आप भी बताइए इनको, ये नहीं बता पा रहे वक्फ बोर्ड काम क्या कर रहा है, पर हाँ मुसलमान पैसा दे रहा है तो लुटे बर्बाद हो। तो मैडम बहुत सारी चीजें हैं। देखो यूसीसी पे बोल रहे हैं, यूसीसी पे जो राइट चीज है निकाह को अवैध बता रहे हैं, और लिविंग रिलेशनशिप कहाँ निकाह को अवैध बता? निकाह को अवैध है। किसने कहा आपसे? में जो निकाह है हमारे यहाँ नहीं, निकाह ना निकाह अवैध नहीं है, निकाह का रजिस्ट्रेशन है बस। मैडम देखो, मैरिज रजिस्टर। मैरिज तो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, निकाह के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जो लिविंग शिप है, रिलेशन है, ये रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं लोग? आपको लिव इन है, लिव इन से प्रॉब्लम है? नहीं, आप शरीयत पे बात करिए मुझसे। तो टारगेट है ही शरीयत मैडम। में आप जब कह रहे हैं किसी की बेटी, मेरी बेटी, आपकी बेटी या किसी और की बेटी किसी के साथ शादी से पहले लिविंग में रहे, क्या वो सही है या गलत है? सुनिए, आप बताइए मुझे, वो गलत है या सही है? भैया आप गलत है ना? अभी आपने शरीयत में उसे बताया, शरीयत का तो लिव इन में घुसने का कोई मतलब नहीं है। शरीयत मेरी में बात सुनिए, इस देश में, भारत देश में हम सब लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर सब रहते हैं। सब रहते हैं ना। या कोई चाहेगा, मैं चाहूंगा या कोई भी चाहेगा कि मेरी बेटी लिविंग में रहे बिना शादी के? अरे आप और मैं ना भी चाहे, बच्चा तो डिसाइड करेगा ना जो है। अगर वो एडल्ट है तो वो डिसाइड करेगा, मैं और आप उसके लिए डिसाइड नहीं करेंगे ना। हमारी संस्कृति जो है, क्या आप उसे चेंज करना चाहते हैं? अरे संस्कृति क्या चेंज कर रहा है? संस्कृति चेंज हो रही तभी तो लिव इन रिलेशनशिप को उन्होंने और अकाउंटेबल बनाया। बच्चे अभी तक बिना रजिस्टर कराए रह रहे थे, उन्होंने कहा रजिस्टर करो। गलत है ना, गलत है। एक बात बताइए, एक बात भाई, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, गलत और सही अलग हो गया, ठीक है? अरे बच्चा मैं आपसे क्या कह रही हूँ, लिव इन रिलेशनशिप आप रजिस्टर कराएंगे तो बच्चा अगर उस लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसमें जो बाप है उसका नाम लेगा आदमी जो है, जो वो है। तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, अभी तक बिना रजिस्ट्रेशन के रह रहे थे, आप रजिस्टर तो क्या चाहते हैं? सरकार घरों में घुस जाए? शादी से पहले शादी से पहले। अरे आप ये बताइए, सरकार घरों में घुस जाए? सरकार घरों में कहाँ घुस रही है मैडम? किसी ऐसी चीज को टारगेट लेके आपको लिव इन से प्रॉब्लम है बस? नहीं, एक सेकंड, आपको बस लिव इन से प्रॉब्लम है? नहीं, आपको लिव इन से बहुत सारी चीजें हैं। लिव इन से प्रॉब्लम है मैडम, बहुत सारी चीजें यहाँ पर। नहीं, पोलीगैमी नहीं है आपके यहाँ। अडॉप्शन भी कुरान में ये नहीं है कि आप एक शादी करे बिना नहीं रह सकते, कुरान कहीं ये नहीं कहती। कुरान में तो यही मैं कह रही हूँ, जब आप शरीयत की बात कर रहे हैं तो शरीयत का वायलेशन तब है जब कोई चीज ये कहे कि आप ये नहीं कर सकते। शरीयत के वायलेशन में आप बता दीजिए मुझे, कुरान ये कहती हो कि आप एक शादी नहीं कर, आपको एक शादी नहीं, आपको 4 ही करनी है, कहाँ कहती है कुरान? बताइए। तो फिर तो वही मैं कह रही हूँ ना सर, शरीयत में दखलंदाजी तब होगी ना। हमारे यहाँ चलिए मैं इनसे ले लूँ, मैंने आपसे बहुत देर बात की बहुत है। बड़ा मुद्दा है। बताइए जी, बताइए क्या सुना आपने? अभी घबरा क्यों रहे हैं आप? नहीं, मैं घबराता क्यों? हाँ। आप ये बताइए, हाँ, आपने सर्वे क्या होगा हाँ, कि मैंने कितने के यहाँ सर्वे किया, 2 तो आप बीवी, ही के 3 बीवी, मुस्लिम भाई हो नहीं? 2 बीवी, 4 बीवी, 3 बीवी किसके यहाँ है? तो मैं वही तो आपसे कह रही हूँ। तो कानून बनाए, क्या जरूरत है? नहीं तो क्या जरूरत नहीं है? तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। मैं यही तो कह रही हूँ, जब है ही नहीं तो दिक्कत ही नहीं है। इख्तियार दिया गया है, जरूरी नहीं कि करनी है। वही मेरा, आप और हम एक ही बात कह रहे हैं। तो आप और हम एक ही बात कह रहे हैं, फिर तो दिक्कत ही नहीं है ना। कानून बनाने की जरूरत ही नहीं। तो आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना कानून बने। नहीं, मेरी बात तो सुनो, वो तो इख्तियार दिया गया है ये निकाह के जरूरी करनी है आपको, 2 करनी है। मैं कह रही हूँ सर से, मैंने अभी यही कहा, इनसे मैंने अभी यही बात कही। तो फिर आपको दिक्कत जो चीज नहीं है उसमें तो जाने की जरूरत ही नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ, दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। नहीं, वो तो ये हमारी, आपको जब आप खुद ही कह रहे नहीं करते तो फिर दिक्कत क्या है? जिस चीज का वो है हम उसे वो खत्म नहीं कर सकते अपनी तरफ से, जो वो तो अल्लाह के, हमारे जो कानून है शरीयत के। आप मुझे एक बात बताइए, 5 वक्त की नमाज का जिक्र है कुरान में? किसी इंसान, सर है ना, 5 वक्त की नमाज का जिक्र है ना कुरान में? कितने मुसलमान हैं जो 5 वक्त की नमाज करते हैं? बताइए मुझे इस देश में, खुद बताइए ईमानदारी से। मेरी बात तो सुन, जो पढ़ रहे हैं हर एक के ऊपर फर्ज है भाई, कुरान में जिक्र है, आप मुझे कुरान की बात कर रहे हैं, ठीक है? चोरी चकारी मर्डर में क्या पनिशमेंट है कुरान में? बताइए मुझे।
अरे एक का अलग अलग है वो, लेकिन यहाँ वो लागू तो नहीं, यहाँ लागू नहीं बताइए ना मुझे। यहाँ वो भाई आप शरीयत सेलेक्टिवली मत बोलिए ना। हाँ आप बताइए। बात कर रहे हैं चोरी चकारी का क्या है। हाँ। अगर इस देश में कानून वो लागू कर दिया हाँ। तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, सारे झाड़े खत्म हो जाएंगे। तो फिर और तब रही बात- शरीयत सुनो, तब अक्की भाई आप मानते हैं ना, तब आप शरीयत से अलग हो जाते हैं ना। मैं आपको कह रहा हूँ बीजेपी का काम है अंग्रेजों वाली नीति, फूट डालो और राज करो। अरे अब और कुछ नहीं। BJP को सुनिए छोड़िए, मैं आपसे मेरी बात। शरीयत पे बात कर रही हूँ। आप मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, शरीयत पे आप बोलिए। सुनिए। बीजेपी ने ये काम करके दिखाया। अब पहले तो धर्म के नाम पे लड़ाया, अब भाई बहनों को प्रॉपर्टी के नाम पे लड़वाएगी। नहीं, बीजेपी आप का ये एक तो काम है फूट डालो मैं और आपसे राज क्या करो। कह रही, बीजेपी का क्या काम है वो अलग बात हो गई। और मैं आपसे ये यूसीसी फूट की डालो, बात राज कर रही हूँ। राज करोगी, अपनी अरे ये बताइए आप अपनाएंगे, मुझे, अपनी कुर्सी बचाएंगे। अरे आप बताइए ना मुझे, ये काम है। अरे ये बताइए जो जी, शरीयत की जी, बात आप करते हो, जी। 5 वक्त नमाज इस देश का हर मुसलमान पढ़ता है क्या, बता नहीं दो। पड़ता। तब आप शरीयत नहीं आती आड़े। नहीं, क्यों नहीं आती याद? अभी मैंने आपसे कहा जो सजा है, जो सजा है शरीयत में, समझाने का काम है, अरे समझाते हैं अरे हमारी। सुनिए जी, अक्की भाई प्लीज बात सुनिए, क्योंकि आप शरीयत की बात कर रहे हैं तो मैं शरीयत की ही बात मुझे आपसे कर एक रही हूँ। चीज ये बताइए, आप इस्लाम को कहाँ तक जानते हैं? पहले ऐसा है ना, इस्लाम आप तो मेरे से इस्लाम की ज्यादा चीजें जानते सुनिए, हैं ना। इस्लाम की आप चीजें तो मेरे से पढ़ने ज्यादा के लिए जानते हैं। मैंने मैं तो आपसे बस सुनिए, वही मैंने पूछ पहले भी न्यूज चैनलों में ये चीज कह चुका कि अगर धामी जी को इस्लाम के बारे में इतनी अरे वो है, धामी जी सुनिए को छोड़िए ना, मैं धामी अरे जी भाई, की बात क्यों कर किसकी रही हूँ? बात हो रही है? यूसीसी UCC किसने की लागू बात करा? हो रही है। यूसीसी किसने लागू तो आप करा? इंडिविजुअल की बात यूसीसी क्यों कर रहे हैं? किसने आप लागू करा? डॉक्यूमेंट की बात कीजिए, यूसीसी वो तो लागू देश किसने भर में करा लागू है? होने की बात है। अभी कहाँ पे वो तो देश भर में लागू मौजूदा होने की की बात बात कीजिए, है। मौजूदा कहाँ पे लागू देखिए है? मैं पॉलिटिकल रिएक्शन नहीं खोज रही, मैं इस मुद्दे पर सीरियस बन के बात कर रही हैं। नहीं आप कुल मिला के आपसे सवाल करना, शरीयत पे आपने शरीयत की बात की, शरीयत पे आप जवाब नहीं दे रहे मुझे। लागू आप ये आपने मेरे से बताइए पूछा कि नमाज पढ़ते हैं, नहीं मैं कह रहा नहीं पढ़ते। हाँ, ठीक और है, जो पनिशमेंट है शरीयत में हाँ। वो भी नहीं है ना, मैं आपको तब आप क्या कह जाते रहा ना हूँ, सीआरपीसी वो में। पनिशमेंट आप यहाँ लागू करवाना चाहते हैं मैं क्या? आपसे शरीयत के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ, अगर आप वो जवाब punishment यहाँ दीजिए। लागू हो गया ना, हाँ। तो ये जितनी चोरी चकारी मर्डर रेप हाँ। ये सब खत्म हो जाएगा। तो कुछ नहीं वो लागू बचेगा, होना आपको पता चाहिए है ना आपके हिसाब से। भाई। मैं शरीयत का कानून अगर लागू हो गया, मैं बोल रहा हूँ देश में जितनी दिक्कतें हैं वो रहेंगी नहीं। अच्छा ये पनिशमेंट सारी चोरी चकारी मर्डर की सब पनिशमेंट शरीयत के हिसाब से होनी चाहिए है? मैं कह रहा हूँ कि अगर इतने दिन तक 76 साल में नहीं हो रहा था तो आप लेस मुसलमान नहीं बने ना। जी हाँ? इस्लामिक कानून नहीं है ना, देखिए वही मैं कह रही हूँ ना, कानून तभी है, तो मैं अब कह रही हूँ सर कि 76 साल में नहीं हुआ तो आप ऐसा तो नहीं है कम मुसलमान हो गए, नहीं है, कम मुसलमान हो गए क्या पिछले 76 साल में? आप लोग कम मुसलमान हो गए? नहीं कम का क्या बात? पॉपुलेशन तो मैडम सभी की बड़ी है। नहीं अरे भाई, अरे पॉपुलेशन नहीं पूछ रही हूँ, कमतर हो गए क्या आप? मुसलमान नहीं रहे क्या? आप बताइए 76 साल में अगर जो शरीयत में प्रावधान थे पनिशमेंट को लेके, नमाज को लेके और बातों को लेके वो फॉलो नहीं हुए तो आप कम मुसलमान हो गए? नहीं हुए ना। नहीं हुआ, लेकिन क्या आप हमको ये बात बताएं, क्या 76 साल से हिंदुस्तान में जो इस्लामिक लॉ है क्या वो फॉलो हुआ? एक छोटी सी बात यहाँ पर शुरू हुई, थोड़ी सी, जिसमें मुझको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की और ये सारा मुद्दा चला गया। नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। बात ये हुई थी शुरू यूसीसी के ऊपर। देखिए बात यूसीसी में प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम ने हमको शादी करने का तरीका बताया है, ठीक? निकाह आप करेंगे, हमारे कर लीजिए यहाँ निकाह, है। कब मना करिए यूसीसी? अभी सुनिए ना आगे। हाँ मैं सुन रही हूँ ना सर। अब हमारी बात आती है उसके बाद, शादी के बाद डाइवोर्स पर हमने ये चीज देखी, जो औरत अपनी मर्जी से हाँ अगर वो इद्दत करना चाहे तो करे। तो यूसीसी भी वही कह रहा है, कुछ अलग ये थोड़ी कह रहा है। औरत के पास राइट है भाई, औरत ही जाके चैलेंज करेगी ना, जिसको नहीं करना वही औरत जाएगी, वो तो जाएगी नहीं जिसको करना है। तो फिर क्या मतलब हुआ? औरत कब जाएगी? जब वो करना नहीं चाहती। अभी आप ही ने कहा शरीयत मना करती है फोर्सफुल तरीके से। अरे अभी आपने मुझसे कहा था थोड़ी देर पहले कि फोर्सफुल कुछ नहीं है, तो बात खत्म। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? बहुत खूबसूरत है इस्लाम मैं में, तो कोई कह ही नहीं रही, चीज़ मैं आपसे कुछ कह ही नहीं रही। हमारे यहाँ पर तो वही है ही मैं नहीं। कह रही हूँ। जिसको सुनिए, और ये भी हकीकत है, तो ये अगर तो कोई औरत यूसीसी करना तो चाहे, यूसीसी उसकी सुनिए मर्जी है। तो यही तो यूसीसी कह रही है, फोर्सफुली आप किसी से नहीं करा सकते। एग्जैक्टली यूसीसी यही कह रही है, नहीं बस कह रही यही हूँ। बात है। यूसीसी अभी आप ये कह रहे हैं जो नहीं करना चाहते नहीं करना चाहते, देखिए, ठीक है, आप खुद दे रहे हैं ना आजादी शरीयत में, है मैडम, है बिल्कुल ना? है। तो फिर कानून से क्या अल्लाह दिक्कत ने है? इन्हें दी है आज़ादी। और बस जो तो हमारे यहाँ पर अडॉप्शन का भी एक वो है मसला। अडॉप्शन के वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, लिव इन में भी प्रॉब्लम होने वाली, यानी लिव इन- आपको लिव इन के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 साल,
लेकिन वहीं पर आपकी शादी की एज होनी चाहिए 21। नहीं, लड़की की 18 है, लड़की की 18 है। और आपके यहाँ कितनी लड़कियां हैं जिनकी 18 से पहले हो जाती है? नहीं होंगी ना, ज्यादातर नहीं, लड़कियों की। मतलब मैंने तो कल जो सर्वे किया वहाँ पे कोई नहीं था 18 से पहले। तो क्या कोई देखिए, दिक्कत नहीं सिर्फ है? इस्लाम में नहीं, आज से पहले जो बहुत सारे रिचुअल्स को लोग फॉलो कर रहे थे उसमें 11 मैं साल आपसे 14 वही साल कह रही हूँ, मैं आपसे वही कह रही हूँ कि जिस खूबसूरती की बात आप कर रहे हैं और कह रहे हैं फोर्सफुल नहीं है, मैं आपसे ये कह रही हूँ यूसीसी भी फोर्सफुल नहीं है। यूसीसी कह रही है इद्दत को तो वही लड़की चैलेंज करेगी जो करना नहीं चाहती, वही करेगी ना, वो उसकी मर्जी है ना। एग्जैक्टली मैं आपसे यही कह रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने ये बातचीत की, धन्यवाद, नमस्कार।